जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर लिए थे। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में शुरू करेंगे। 13वां नंबर चैप्टर मुगल वंश बाबर। उससे पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर कर लिए थे और इस तरह से इसे हम कंटिन्यू करके आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे और फिर इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और इससे आपका भी लाभ है कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आप तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमें आसानी होगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अपने आप को काफ़ी सहज महसूस कर सकें। और यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं और टीआरई 4 देने वाले हैं टीचर वाला। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ हमारा चैप्टर शुरू होता है आज का, मुगल वंश बाबर। आपको एक और न्यूज़ देना है कि हम लोग सारे वीडियोस का कंपाइलेशन करके मास्टर वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अगर एक एक करके नहीं देखना चाहते, आप अगर एक बार में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग मास्टर वीडियो देखें, उससे भी आपका रिवीजन अच्छे से हो सकेगा। यह हमारा सारा वीडियो का कंपाइलेशन होता है, तो कोई अंतर नहीं है इसमें उसमें। आप लोगों को जो मन है वो देखिए, जैसे रिवीजन करना है वैसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान, ये ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राजसिंहासन के दावेदार थे। फिर से, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, ये ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राजसिंहासन के दावेदार थे। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दौलत खान। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दौलत खान। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के मुगल शासन वस्तुतः थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चगताई तुर्क। अगला, इनमें से किसके बारे में शर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, शौबानी खान। इनमें से किसने बाबर को शर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, शौबानी खान। अगला, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। आगे, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। आगे, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कुशल सेना नायक। बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कुशल सेना नायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो बी ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 यह भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध 1530। आगे, निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन सा उत्तर सही है या चुनना है? तो उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत हुई। अच्छा, बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप क्या क्या हुआ, देखते हैं। तो उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग का शुरुआत हुई, यह बिल्कुल गलत है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई, यह भी गलत है। इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है केवल 3 इसमें सही है। पहला दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ, देखते हैं। तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, यह बिल्कुल गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, यह भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, यह बिल्कुल सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 और 4 इसमें सही है। पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत था। अगला प्रश्न, निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, खानवा का युद्ध। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, खानवा का युद्ध। आगे, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, खानवा का युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा का युद्ध में
खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राणा सांगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राणा सांगा। आगे खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जियाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाबर। बाबर के मुगल शासक बनने पर जियाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाबर। आगे बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा काबुल। आगे बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा काबुल के क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। सी ऑप्शन 1, 2, 3 बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा काबुल का क्षेत्र, दूसरा होगा पंजाब का क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। सी ऑप्शन 1, 2, 3। आगे वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्पना से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्पना से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ आइए करके देखते हैं। तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी, यह बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार का राजभाषा थी, या बिल्कुल गलत है। फारसी राजभाषा थी, तुर्की नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुर्की। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुर्की में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीर बाकी ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मीर बाकी। आगे हुमायूं और शेरशाह सूरी, आइए इसके चैप्टर प्रश्नों को भी एक एक करके देख लेते हैं इस चैप्टर में। पहला, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। तो कामरान था, उस्मान नहीं था, अस्करी था और हिंदाल था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा उस्मान इसमें नहीं था इसका नाम किसी का। अगला है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले हो जाएगा देवरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। डी ऑप्शन पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार के वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेर खान। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेर खान। आगे निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह और हुमायूं। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह एवं हुमायूं। आगे फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासक में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासक में कौन एक उच्च शिक्षित था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। आगे शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो क्या क्या सुधार सम्मिलित थे। तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे क्या क्या। तो राजस्व सुधार था, प्रशासनिक सुधार था, सैन्य सुधार था और करेंसी प्रणाली में सुधार था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के प्रभार के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के प्रभार के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं द्वारा। अगला, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1532। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1532। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखना पहले कौन सा हुआ। तो पहले हुआ दौराह का युद्ध, फिर हुआ चौसा का युद्ध, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ सामूगढ़ का युद्ध। बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 यहाँ पे डेट दिया हुआ सबका आप नोट कर लीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह पद्धति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाजी बेगम ने। निम्नलिखित में से किसने अपने
बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाजी बेगम। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो बी ऑप्शन शेरशाह ने। आगे, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 64 और 1। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? तो 64:1 था, डी ऑप्शन। आगे, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखना है क्या क्या है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता था, यह बिल्कुल सही है। अगला है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। अगला, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालिंजर में। आगे, शेरशाह सूरी के अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालिंजर। शेरशाह सूरी के अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालिंजर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह से। आगे, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मारवाड़। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मारवाड़। आगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ए ऑप्शन सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सासाराम में। आगे, शेरशाह को दफनाया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ? तो बी ऑप्शन सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली के किला ए कुहना मस्जिद। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली के किला ए कुन्हा मस्जिद को। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। आगे, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। आगे, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आज़म कहलाए जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आज़म कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस्लाम शाह। आगे है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका आंसर ई है। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। आइए अगले चैप्टर पे चलते हैं, अकबर। अकबर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। आइए पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कालानौर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कालानौर। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हकीम खान। आगे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हकीम सूर। आगे है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हकीम खान सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हकीम खान सूर। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है।
ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1606 में अकबर। फिर ए ऑप्शन है, मतलब ए जगह है गोंडवाना और बी ऑप्शन है लाहौर, बी जगह है लाहौर। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित किया हुआ था कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कछवाहों का। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कछवाहों से। आगे निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कछवाहा। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो सी ऑप्शन होगा कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अधम खान को। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ए ऑप्शन अधम खान। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा मेवाड़। राजपूताना के निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। आगे किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ के राव चंद्रसेन। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो बी ऑप्शन रहेगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। आगे अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती, ये ऑप्शन रहेगा मांडला की रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मांडला की। आगे है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शहजादा सलीम। अबू फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शहजादा सलीम। आगे निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्र सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। यह बिल्कुल गलत है। प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता, यह बिल्कुल सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, यह भी सही है। और अकबर की धार्मिक नीति, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। आगे अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। ए बी सी डी सही है, चारों इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो डी ऑप्शन अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा मालवा का मुगल आक्रमण, तीसरा नंबर। फिर हो जाएगा पहला नंबर अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। फिर हो जाएगा चौथा नंबर उड़ीसा की कररानी का विजय। और दूसरा नंबर फिर हो जाएगा तुकारोई का युद्ध। डी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह भी तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन देखना है तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, यह बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में आकर स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। आगे अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 के लिए। आइए देख लेते हैं तीनों ऑप्शन क्या स्टेटमेंट क्या है। तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। तो 23 का हो जाएगा तीनों, डी हो जाएगा 23 का तीनों ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा 1, 2, 3। चौथा उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है। आगे अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मनसबदारी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मनसबदारी पर। आगे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। आगे, अकबर द्वारा दीवान का पुनरुपेन दर्जा दिए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर द्वारा दीवान का पुनरुपेन दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। आगे, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंगोलिया। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया, वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंगोलिया। आगे कथन कारण है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदार को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला, घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उन्हें बदलना आवश्यक होता था। तो यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। आगे, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दहशाला। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दहशाला। टोडरमल संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मालगुजारी सुधारों से। टोडरमल संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मालगुजारी सुधारों से। आगे, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। यह बिल्कुल गलत है। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। यह भी गलत है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। यह बिल्कुल सही है। राजा टोडरमल अकबर की सेना का प्रधान सेनापति थे। यह भी गलत है। तो इसमें कथन 3 केवल सही हो जाएगा, 1, 2, 4 और इसमें गलत हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरतन्य की कड़ी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरतन्य की कड़ी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। आगे है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1582। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1582। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं कि कौन थे वो। आगे है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना किया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विरुद्ध के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। आगे, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सा इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद। आगे, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबरी महल नहीं है, बाकी स्वर्ण महल है, पंचमहल है और जोधाबाई का महल है। तो डी ऑप्शन अकबरी महल उसमें नहीं है। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। आगे, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी पे, मतलब राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे।
आगे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न कथन कारण है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, यह बिल्कुल सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो ए और बी मतलब बुलंद दरवाज़ा का और जमा मस्जिद का। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा का और जमा मस्जिद का। आगे निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे? तो ए डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। आगे अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंचमहल। आगे अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी से निर्मित किस इमारत ने बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंचमहल। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंचमहल का। आगे फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? बी ऑप्शन हो जाएगा पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंचमहल को। जहांगीर महल स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आगरा में। जहांगीर महल स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन आगरा। आगे अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सिकंदराबाद। आगे निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। और कौन कौन सा करवाया गया था? तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ए ऑप्शन दिल्ली का किला उसके राज्यकाल में नहीं बना था। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सम्राट और मकबरा, आइए मिलान करते एक एक करके। तो बाबर हो जाएगा काबुल, अकबर हो जाएगा सिकंदराबाद, जहांगीर हो जाएगा लाहौर और शाहजहाँ हो जाएगा आगरा। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो बाबर हो जाएगा काबुल, हुमायूं हो जाएगा दिल्ली, अकबर हो जाएगा सिकंदराबाद और जहांगीर हो जाएगा लाहौर। बी ऑप्शन हो जाएगा बा, आ, दा और सा। बा, आ, दा और सा। आगे अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था कौन? तो डी ऑप्शन हो गया फैजी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फैजी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? तो ए ऑप्शन होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रज्मनामा। आगे 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रज्मनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रज्मनामा। अगला प्रश्न है रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की इच्छा अनुसार इनमें किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो बी ऑप्शन होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। आगे निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो डी ऑप्शन होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो डी ऑप्शन होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ए ऑप्शन होगा मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। आगे जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया हुआ था कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरविजय सूरी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया हुआ कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरविजय सूरी। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरविजय सूरी को। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसने अकबर को बहुत सम्मानित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरविजय सूरी। अगला मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बी ऑप्शन होगा दशवंत। आगे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे भारत में किसके शासन
काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ था कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल। आगे अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रॉल्फ फिच। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रॉल्फ फिंच। आगे अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो पहले हो जाएगा जजिया की समाप्ति, फिर हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण, फिर हो जाएगा महजर पर हस्ताक्षर और फिर हो जाएगा दीन इलाही की स्थापना। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है गोवा चर्च पदाधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है? तो यह गोवा चर्च पदाधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, बिल्कुल सही। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, बिल्कुल सही। इस मिशन ने एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1576 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1576 में। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर हमारा है जहांगीर से रिलेटेड। आइए इसके प्रश्नों को भी एक एक करके देखते हैं। अकबर का चैप्टर समाप्त हो गया। आगे है 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के मध्य शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी तो वह है जहांगीर, बी ऑप्शन। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हॉकिंस को। आगे निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हॉकिंस को। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विलियम हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो ने भारत आया था शासनकाल में किसके? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1615 में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1615 में। अगला है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस रो। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजमेर में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजमेर में। आगे निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया रॉल्फ फिंच, फिर आया विलियम हॉकिंस, फिर आया निकोलस डाल्टन, फिर आया सर थॉमस रो। ए ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। आगे देखिए एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को पिल्सर्ट। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को पिल्सर्ट। आगे निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी?
तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलशर्ट। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलशर्ट। आगे, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बी और डी मतलब हो जाएगा जहांगीर और बाबर दोनों का नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बी और डी हो जाएगा जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। आगे, मुगल चित्रकला जिसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला जिसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के समय में। आगे, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? तो ए ऑप्शन जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन। आगे, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंसूर। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मंसूर को। आगे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसे अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। आगे, अबुल फजल ने हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो बी ऑप्शन है जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने। आगे, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आगा खान ने नहीं किया था, बाकी खुर्रम ने किया था, महाबत खान ने किया था और खुसरो ने किया था। 2, 3, 4 इसका सही उत्तर है। डी ऑप्शन 2, 3, 4। आगे, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। आगे, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। बाकी गियास बेग था, अशरफ खां था और खुर्रम था। ए ऑप्शन जहांगीर उसका गुट का नहीं था। आगे, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाबत खान। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? तो महाबत खान नहीं था। बाकी एतमदौला था, अशरफ खां था और खुर्रम था। अगला प्रश्न, एतमदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नूरजहां। एतमदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नूरजहां। प्राचीनकारी या पितृद्योरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पितरा डियोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। आगे, सुमेलित करने के लिए निर्माता और स्मारक। तो आइए देख लेते हैं करके। तो बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं हो जाएगा दीन पन्हा, अकबर का हो जाएगा जहांगीरी महल और जहांगीर का हो जाएगा अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसमें सही है। 1, 2, 3, 4 मिलान इसमें सही है। अगला प्रश्न, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन होगा दतिया में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, यह बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, यह बिल्कुल सही है। शेर अलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, यह भी सही है। शेर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अगला चैप्टर है शाहजहां। आइए इससे रिलेटेड प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न मानचित्र का है। ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां का साम्राज्य। ये शाहजहां का साम्राज्य को दर्शाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंधार। आगे, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा
सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से मतलब स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। अगला प्रश्न है, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह से के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कविंद्राचार्य। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कविंद्राचार्य। आगे किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्यकवि था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कलीम। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्यकवि था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कलीम। आगे मुमताज़ महल का असली नाम था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अर्जुमन बानो बेगम। आगे हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल में। आगे निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने। आगे दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बी ऑप्शन शाहजहां। आगे निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने। आगे सुमेलित करने के लिए देवा स्मारक और निर्माता आइए करके देख लेते हैं। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी अकबर बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां बनवाया था और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब बनवाया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 चारों इसे सुमेल किया हुआ है 1 2 3 4। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां ने। आगे लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। आगे है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाहबंदुल इकबाल की पदवी दी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह। इनमें से किसे शाहजहां ने शाहबंदुल इकबाल की पदवी दी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शर ए अकबर। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह है शर ए अकबर। अगला, शर ए अकबर के लेखक थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह। शर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो बी ऑप्शन दारा शिकोह। अधोलिखित में से कौन सा दारा शिकोह की रचना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मजूल बहौन। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मजमूउल बहौन। आगे, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह। आगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीर जुमला ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीर जुमला ने। आगे, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा
शाहजहाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। अब अगला चैप्टर है औरंगजेब। आइए इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ के उत्तराधिकारी हुआ? या बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार का नियम का पालन किया गया? या बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु इसमें आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। आगे है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो डी सी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह। आगे, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो पहले हो जाएगा दूसरा नंबर बिलग्राम का युद्ध, फिर हो जाएगा पहला नंबर शरनाल का युद्ध, फिर हो जाएगा तीसरा नंबर धर्मत का युद्ध और फिर हो जाएगा चौथा नंबर जजाऊ का युद्ध। ये ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले था बनारस के पास सूजा का पराजय, दूसरा नंबर, फिर चौथा नंबर हो जाएगा धर्मत का विजय, फिर तीसरा नंबर है सामूगढ़ की लड़ाई और फिर पहला नंबर है देवराई का लड़ाई। सी ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुलेमान सिको। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? डी ऑप्शन हो जाएगा सुलेमान सिको। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयसिंह। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयसिंह। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। अगला, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। आगे, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर शार्मक दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, औरंगजेब के दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह था कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। आगे, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1686 में। औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1686 में। आगे, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए गए मानचित्र निर्दिष्ट करता है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। डी ऑप्शन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य लगभग भारत पूरा कैप्चर हो गया था औरंगजेब से। आगे, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। अगला, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दारुल इस्लाम।
औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दारुल इस्लाम। आगे बीबी का मकबरा का निर्माता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रबिया उद्दौला का मकबरा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रबिया उद्दौला का मकबरा। आगे निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरुनिसा। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरुनिसा। आगे औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहां आरा को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहां आरा को। आगे संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब के। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। आगे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने। आगे मुगलकालीन प्रशासन, आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरकार। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो डी ऑप्शन सरकार। मुगल काल में जनपद या जिला कहा जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरकार। मुगल काल में जनपद या जिला कहलाया जाता था क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरकार। आगे मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो बी ऑप्शन मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो बी ऑप्शन मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। आगे कथन कारण दिया हुआ, आइए के कल के मिलान करते हैं। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही। आगे केंद्रीय शासन व्यवस्था का विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मनुची को। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मनुची को। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी के घुड़सवार सिपाही थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, इसमें 3 सही होगा। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, यह बिल्कुल सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह भी बिल्कुल सही। सम्राट ही जिसका असन्य कर्नल था, यह बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, यह गलत है। तो 1 2 3 तीन स्टेटमेंट में सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। आगे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इस्लाम इसलिए चालू की गई थी ताकि, तो डी ऑप्शन हो जाएगा साफ सुथरा प्रशासन लागू होने के लिए। मुगल कालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, तो डी ऑप्शन हो जाएगा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। आगे मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संलग्न के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीर बख्शी। आगे निम्नलिखित बातों में कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें 33 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। उसमें मशरूत अथवा सशस्त्र पद पर प्राप्त होते थे, यह बिल्कुल सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, यह गलत है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था, यह भी सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सही है। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, यह बिल्कुल सही है। मनसबदार अनुवंशिक अधिकारी होते थे, यह गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, यह बिल्कुल सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन दिया जाता था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है, 2 और 4 इसमें गलत था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो अंतर देखना क्या है। तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, यह बिल्कुल गलत है। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों गलत हैं।
अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। अगला है, मुगल प्रशासन शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व का। आगे, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध लगाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। आगे, मुगल प्रशासन में मदद ए माज इंगित करता है किसको? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। आगे, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चलका शब्द का प्रयोग हुआ, यह क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थ नहीं था। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, यह बिल्कुल सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, यह बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा केवल इसमें सही है। अगला है कथन कारण, आइए देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, यह बिल्कुल सही है। मनसबदारों के चयन योग्यता के आधार पर होता था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन का स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए कथन ए और बी में को व्याख्यान को पढ़ें और नीचे निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सभी मनसबदार सेना का पदाधिकारी नहीं होते थे, यह बिल्कुल सही है। और मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, अधिकारी दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ है विहित कर्तव्य। तो आइए देखते हैं कौन सा अधिकारी का क्या कर्तव्य था। तो दीवान ए तान का था जागीर व वेतन देना। फिर मुस्ताफरी का था राज्य की आय व्यवस्था का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ का था कर्तव्य को संभालने के लिए। और वाक्यान्विश का था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो बी ऑप्शन होगा 3-4-1-2 3-4-1-2। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए फिर से दिया हुआ है। आइए बादशाह और दीवान देख लेते हैं कौन कौन है। तो अकबर था मुजफ्फर खां, अकबर के लिए था मुजफ्फर खां। जहांगीर का था ग्यास बेग एतमद दौला। फिर शाहजहाँ के लिए था सदुल्ला खां। और औरंगजेब का था अशद खां। डी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2 3-1-4-2। अगला प्रश्न कथन कारण है। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, यह बिल्कुल सही है। अगला है, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कथन ए और कथन आर दोनों सही, परंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्य में से किसने राम सीता की आकृति और रामशीय देवनागरी लेख से संयुक्त एक सिक्के चलाया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामशीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने। मुगल शासक में तांबे के सिक्के कहलाता था क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दाम। मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दाम। आगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो बी ऑप्शन होगा सूरत। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सूरत को। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्के को कहला जाता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खजाना। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खजाना। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई का अर्थ किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। आगे, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हक की संख्या।
हल की संख्या। अकबर के शासनकाल में दक्कन के निम्न पद्धतियों में से कौन सा भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हल की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह रजबाव को पुनर्जीवित करके किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शहाब नहर। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शहाब नगर। अगला, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि इस बार का BPSC 71st प्री देने वाले हैं या फिर BPSC का Tier 4 देने वाले हैं टीचर वाला, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और आप इसे जितना ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए उतना ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा और उतना ही आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और रिवाइज़ करते रहें और मास्टर वीडियो जरूर देखें ताकि एक ही बार में आपका पूरा रिवीजन हो सके। तो इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।